गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आगे पॉइंट की 19 सितंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और आज द हिंदू न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं, तो अल्टरनेटिव क्रम में इनकी इंपॉर्टेंसी को ध्यान में रखते हुए इन पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज के इन आर्टिकल्स को। यदि बात करें इन सभी टॉपिक्स में, सबसे पहले टॉपिक है तो उसमें हम बात करेंगे अफगान पीस टॉक। इसके बाद जीएसटी इशू, जो कि अपने आप में हर दिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ के फॉर्म में इसके सभी एस्पेक्ट को हर दिन न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं ये अपना प्लेस बनाए हुए हैं, तो इस पर भी हम लोग आज फुल डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ कंटिन्यूटी इन चेंज की बात करेंगे। राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो चीपेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है यानी बैम्बू, एक नया और यूनिक आर्टिकल आया हुआ है, इस पर हम सभी लोग इसके फुल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ वैभव समिट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और फाइनली आज हम सभी द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं आज के इन आर्टिकल्स को। तो फ्रेंड्स, बात करें आज के पहले आर्टिकल की, तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑन द जीएसटी इशू द सेंटर होल्ड द बैटन, यानी कि ये आप इसके जितने भी एस्पेक्ट हैं लगभग पिछले सेशन के अंतर्गत भी डिस्कस कर दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल आज भी आप फुल कंसंट्रेशन के साथ इसके संपूर्ण एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अगर बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक अप्रत्यक्ष कर है, और इसके अंतर्गत 2017 में आप सभी लोग जानते हैं कि लागू भी हुआ था। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत ये सिस्टम है कि जो स्टेट के पास पावर थी टैक्स के कलेक्शन की, वो पावर सेंटर के पास चली गई, वो सेंटर ने उसको अपने हैंड्स में ले लिया। लेकिन साथ ही साथ उसने स्टेट्स को इस बात का मतलब कि सिस्टम बताया कि यदि आपने जो भी आपका रेवेन्यू होता है, लगभग हम जानते हैं कि स्टेट्स का जो रेवेन्यू होता है लगभग 14% का होता है, उस रेवेन्यू को सेंटर के द्वारा ये कहा गया, आश्वासन दिया गया कि यदि आपका जो हर साल का जो रेवेन्यू आता है, जीएसटी का जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है लगभग 14% का, और इसमें आपकी कोई भी कमी होती है, यानी यदि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हर स्टेट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 14% है, यदि वो स्टेट जो है अपने जीएसटी कलेक्शन में उसका 10% ही उसको मिल पाता है, तो जो रिमेनिंग जो 4% का जो कलेक्शन है, वो जो 4% जो कंपनसेशन है उसकी जो कंपनसेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि इसमें जो भी आपकी जीएसटी कलेक्शन में जो भी कमी होगी वो उसको कंपनसेशन के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फुलफिल किया जाएगा, उसको भरा जाएगा। तो ये बातें कही गई। लेकिन फिलहाल ये कोविड-19 की जो पैंडेमिक चल रही है, इसके अंतर्गत जो सेंट्रल के द्वारा जो किए गए वादे थे, कहीं ना कहीं वो इस वक्त मतलब कि एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत थोड़ी से डिस्टर्ब हो चुके हैं। अर्थात ये है कि जो ये कहा गया था कि आपका जो भी कंपनसेशन होगा उसको हम भरेंगे, लेकिन स्टेट के द्वारा लगातार इस बात की डिमांड भी की जा रही है कि जो उसका कंपनसेशन है उसको भरिए, लेकिन स्टेट के पास पैसा है नहीं, और वो ऑलरेडी इकोनॉमिक कंट्रक्शन के फॉर्म में चल रहा है। इकोनॉमिक्स में कंट्रक्शन लगातार हो रहा है, लगातार जीडीपी गिर रही है। तो इस कंडीशन में स्टेट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को 2 ऑप्शन दिए। क्या दिए? 2 ऑप्शन। तो इन द लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन 27 अगस्त, यानी 27 अगस्त को जो मीटिंग हुई थी उसके अंतर्गत ये कहा गया कि सेंट्रल हैव द स्टेट 2 ऑप्शन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट्स के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये, फर्स्ट दे कुड बोरो 97,000 करोड़ द शॉर्ट फॉर इन द जीएसटी रेवेन्यू कंपनसेशन, वो 97,000 करोड़ रुपए का उधार ले सकते हैं आरबीआई से, किसके फॉर्म में? जीएसटी रेवेन्यू कंपनसेशन के फॉर्म में, फ्रॉम द रिजर्व बैंक अंडर द स्पेशल विंडो एट द लो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप अगर कोई भी आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप लगभग 97,000 करोड़ रुपए का बारो जो है आरबीआई से कम इंटरेस्ट पे ले सकते हैं। और जो भी मतलब कि इसकी इंटरेस्ट की बात है तो वो भी लो इंटरेस्ट पे है। तो इस पे जो स्टेट्स की नाराज़गी देखने को मिल रही है, करे कि वो हमारा हिस्सा मिल नहीं रहा है और उल्टे हमको कर्ज दिया जा रहा है, तो ये भी बातें कही जा रही हैं। तो सेकंड बात कही गई कि 2.35 लाख करोड़ द टोटल कंपनसेशन शॉर्टफॉल फ्रॉम द मार्केट विथ आरबीआई फैसिलिटिंग इट। तो आपने उसमें ये भी बताया गया कि आप 2.35 लाख करोड़ जो है उसको आप कंपनसेशन का जो शॉर्टफॉल है उसको भी आप कवर उधार के पारों के फॉर्म में ले सकते हैं। द बर्डन ऑफ रीपेमेंट वुड बी बोर्न बाय द फ्यूचर कलेक्शन फ्रॉम द कंपनसेशन सेस, और जो इसका जो कंपनसेशन सरकार के द्वारा भी कहा गया कि जो कंपनसेशन वो नहीं भर पा रहा है वो उसको सेस के फॉर्म में भरेगा। क्या करेगा? सेस के फॉर्म में भरेगा। तो सेस क्या है और सिन टैक्स क्या है, ये 2-3 एस्पेक्ट जो है पिछले सेशन के अंतर्गत आप सभी को डिस्कस किए जा चुके हैं। यदि आपको मालूम है कि सिन टैक्स क्या होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि व्हाट इज द सिन टैक्स। सिन टैक्स मतलब क्या होते हैं उसको आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और इसके बाद आप जितने भी एस्पेक्ट देखेंगे कि इसमें जो भी बातें हमने बताया आपको, इसमें ये कहा गया कि जो जीएसटी रेवेन्यू लगभग 14% है, इसमें अगर आपको कमी होती है तो उसको क्या किया जाएगा, वो भरा जाएगा। और यदि आप इसको रीड करते हैं तो आपको सीन टैक्स जरूर मालूम होगा, सीन गुड्स क्या है और इसके संपूर्ण एस्पेक्ट क्या है, ये बातें कही जा रही है। तो इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख आर्टिकल्स भी आए जिसमें कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जो फैथ है, जो विश्वास है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कहीं ना कहीं गिर रहा है, समस्याएं हो रही हैं। इस अनेक प्रकार के आर्टिकल हर दिन आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बातें कही जा रही कि जब आप रीड करेंगे तो लगभग 3 लाख करोड़ का जो स्टेट के बाद जीएसटी रेवेन्यू था वो जमा करना था, जिसमें लगभग 65,000 करोड़ रुपये ही अभी तक मतलब कि पेड किया जा चुका है, और लगभग 2.35 लाख करोड़ जो है अभी भी जीएसटी रेवेन्यू के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो इन सभी प्रमुख आस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि कहीं ना कहीं स्टेट्स भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी परेशान है एक्ट बोर्ड के अंतर्गत, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक्स में कंट्रैक्शन हो रहा है, इस पे भी बहुत बड़ी चिंताजनक विषय है, जिसके कारण जो स्टेट का कंपनसेशन है वो उसमें डिले हो रहा है और सभी लोग के अंदर डायलेमा की कंडीशन बनी हुई। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अनदर अफगान पीस पुश एंड रोल फॉर चाइना, रोल फॉर इंडिया, कि जो अफगान पीस टॉक हो रहा है इसमें अमेरिका को आप जानते होंगे, इसमें बेसिकली अमेरिका है, तालिबान है, अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट है और साथ ही साथ इंडिया की गवर्नमेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को वहाँ पे अगर अफ़गानिस्तान में नहीं इंक्रीज़ करता तो वहाँ पर चाइनीज़ और पाकिस्तान का जो है इन्फ्लुएंस अधिक बढ़ जाता है, जो कि अपने आप में इंडिया को वो काउंटर करने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि इंडिया वहाँ पर अपना मतलब कि प्रेजेंस को इंक्रीज़ करे और वहाँ के जो पीस टॉक है उसमें कहीं कहीं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो ये कहीं कहीं इंडिया के भी प्रॉफिट में ही है। तो लास्ट वीक ऑन September 12 मच एवेटेड इंटर अफगान टॉक बिटवीन द तालिबान एंड द अफगान हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलेशन ओपन दोहा, जो कतर की राजधानी दोहा में जो ये हो रहा था काउंसिलेशन, तो लगभग ये जो है 12 सितंबर को हुआ, जिसमें अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो वहाँ का जो तालिबानी संगठन एक प्रकार का आतंकी जिसको संगठन घोषित किया जा चुका है, इनके बीच लगातार वार्ता चल रही है। तो इसके संदर्भ में यदि आप पूरे रीड करते हैं तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी अपने इन्फ्लुएंस को वहाँ से डिक्रीज़ कर रहा है, कह रहा है कि हम अपने मिलिट्री जो पावर्स है उसको हम अब धीरे धीरे हटाएंगे, क्योंकि हमारा जो है अब इंटरेस्ट, क्योंकि अमेरिका को हम सभी जानते हैं कि वो तालिबान को पूरी तरह खत्म करने के उद्देश्य से वहाँ पे टिका हुआ था, बेसिकली ख़त्म भी करने का उसका प्रोसेस चल भी रहा था। लेकिन हम जानते हैं कि अभी हाल ही में बयान के अंतर्गत ये कहा गया कि जो अमेरिका का इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में वो अब नहीं है, तालिबान में उसका इंटरेस्ट नहीं है। एक प्रकार का बेसिकली जो है कह सकते हैं आपकी जो एक इलेक्शन कमीशन में आता है कहीं कहीं शो करने का भी सिस्टम है या जो भी है। तो जो अमेरिका है अपने कुछ न कुछ सैनिकों को भी वहाँ से हटा रहा है, यानी कि वहाँ सैनिकों को भी जो प्रेजेंस है उसको भी डिक्रीज़ कर रहा है। साथ ही साथ इंडिया की बातें चल रही है अब, और तालिबान जो है इन चर्चाओं के अंतर्गत भी कुछ प्रमुख अपने अटैक्स को अंजाम दे रहा है कि आप लोग जल्दी करिए जो भी है, और उससे कुछ प्रमुख डिमांड्स भी हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो ये बातें कही जा रही है कि जो 5,000 तालिबान फ्रॉम देयर कस्टडी, इसने ये कहा कि लगभग द तालिबान बैन हैव रिलीज्ड 1,000 मेंबर ऑफ अफगान सिक्योरिटी फोर्स एंड द अफगान अथॉरिटी हैव फ्रीड ओवर 5,000 तालिबान फ्रॉम द कस्टडी। तो इसमें कंडीशन रखी गई कि आप लगभग जो 5,000 तालिबान जो है गवर्नमेंट वहाँ की है उसको अपनी कस्टडी में रखें, उसको रिलीज करिए। और साथ ही साथ तालिबान संगठन को भी ये कहा गया कि आप जो 1,000 जो मेंबर्स ऑफ अफगान सिक्योरिटी जो फोर्स है वो मिलिट्री पावर्स के जो सैनिक है उनको भी आप रिलीज करें, और अनेक प्रकार के एस्पेक्ट इसमें आप रीड कर सकते हैं जो हर दिन आते रहते हैं। तो कहीं न कहीं अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और इंडिया के लिए भी अपने आप में ये वहाँ का जो प्रेजेंस है अफगानिस्तान में वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है कंटिन्यूटी इन चेंज, इंडिया इज होपिंग दैट अंडर मिस्टर सुगा जापान विल बी नॉट स्टीयर अवे फ्रॉम द कोर्स सेड बाई अवे। तो कहीं कहीं जो जापान के नए प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, आप सभी को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पिछले दिनों बताया गया कि उनका नाम क्या है, सुगा है, यानी कि एक प्रकार से इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे क्या नाम था उनका, शिंजो अबे के बाद जो क्राइटेरिया भारत और जापान के बीच जो सिस्टम रिलेशन बने थे कहीं कि उसको अब डेवलप करने की ज़रूरत है, उसको उसी रेस में बनाने की ज़रूरत है सुगा के भी शासनकाल में। तो योशीहिदे जो सुगा हैं बेसिकली, जो योशीहिदे जो सुगा हैं अब 71 साल के इन्होंने बड़े ही
आपकी बात की जो जापान के प्रधानमंत्री की जो तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया और वहाँ की योशिहिदे जो सुगा हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। तो इंडिया को क्या चाहिए कि जापान विल बी नॉट स्टीयर अवे फ्रॉम द कोर्स सेट बाय, जो भी कोर्स जो भी संबंध भारत और जापान के बीच ऑलरेडी थे वो अब इनके समय में भी बनने चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो ये बेसिकली बातें की जा रही है, कंटिन्यूटी इन। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। इसमें आपका लिखा हुआ है कि मीडिया शुड नॉट टारगेट माइनॉरिटीज। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बयान दिया कि मीडिया जो है वो किसी भी माइनॉरिटी को मतलब टारगेट नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं कि दीज अटैक्स विल मार्जिनाइज पीपल हु वांट टू कम इनटू द मेन स्ट्रीम, यू मे एंड ड्राइविंग देम इनटू द रॉन्ग हैंड्स। एवरी कम्युनिटी स्ट्राइव टू हैव अ वॉइस इन द ब्यूरोक्रेसी, व्हाट इज द रॉन्ग इन दैट। तो ये जस्टिस जो के एम जोसेफ थे इनके द्वारा ये कहा गया। और साथ ही साथ वी वांट टू कोहेसिव नेशन, we as a citizen and the judge are the concerned about the national security, but we are not equally concerned about the protecting human dignity। तो कहीं ना कहीं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा भी ये कहा गया। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो एक सुदर्शन न्यूज़ चैनल है उसके द्वारा यूपीएससी जिहाद नाम का एक शो चलाया गया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, क्योंकि उसमें एक किसी खास माइनॉरिटी पर मतलब कि धर्म पर या समुदाय पर मतलब अटैक करने का प्रयास कराया, मतलब कि उस पर आरोप प्रत्यारोप और जो भी है उसके संदर्भ में कुछ बातें कही जा रही थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या रोक लगा दिया। ये बेसिकली उसी पे बात कर रहा है सुदर्शन टीवी यानी यूपीएससी जात। तो कहीं कहीं इसको आप रीड कर सकते हैं, इसके सभी एस्पेक्ट को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो लिखा हुआ है वो बेसिकली संबंधित है। उसमें लिखा है राज्यसभा पास बिल टू स्लैश सैलरीज ऑफ एमपी। तो राज्यसभा में बिल पास हुआ है जिसमें जो वहाँ के एमपीज थे उनकी सैलरी में मतलब कि कमी की जाएगी, कटौती की जाएगी। तो ये बेसिकली बात की जा रही है राज्यसभा की। तो इसमें लिखा है कि न्यू बिल्स टू रिड्यूस द सैलरीज ऑफ पार्लियामेंट बाय द 30% ऑन 1 ईयर मीट द एग्जिस्टिंग एक्सीजेंसीज राइजिंग आउट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक वाज क्लियर्ड बाय राज्यसभा ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को राज्यसभा द्वारा क्लियर कर दिया गया कि जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो एमपीज हैं, उनकी सैलरी में 30% की क्या कर दी जाएगी, कटौती कर दी जाएगी। और ये बातें क्लियर कर दी कि ये बिल पास हो गया है 1 साल के लिए राज्यसभा में। साथ ही साथ लोकसभा में भी पास हो चुका है कि सैलरी अलाउंस एंड पेंशंस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल टू बिल अर्लियर दिस वीक। तो लोकसभा में भी इस बातें पास हुई हैं कि सब जो भी एमपीज एमएलए हैं उनकी भी जो सैलरीज हैं उनको 1 साल के लिए क्या किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा। और जो भी सिस्टम में इसमें आप पिछले दिनों भी आर्टिकल्स आए हुए थे। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। इसमें लिखा है बैम्बू सूट्स कैन बी अमंग चीपेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर। तो बैम्बू का जो है यूज जो है चीपेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, क्योंकि सबसे सस्ती इम्यूनिटी बूस्टर के फॉर्म में इसको देखा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बैम्बूज खाना शुरू कर दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा इसकी जो सिस्टम है वो बातें की जा रही है इसके एस्पेक्ट। तो इन कंटेंट 17 एमिनो एसिड 8 ऑफ विच आर एसेंशियल। एक्सपर्ट के अंतर्गत ये सिस्टम लिया गया है कि इसमें लगभग 17 एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसमें 8 बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो द टॉलेस्ट ग्रास ऑन अर्थ एट इट्स स्मॉलेस्ट should be among the cheapest immunity booster are increasing the human body resistance to viral attacks। एक्सपर्टों के द्वारा ये कहा गया कि जो वायरल अटैक हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं बैम्बू अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। द बैम्बू कंसिडर्ड द ग्रास life on the northeast takes the care of almost every requirement of the birds to date, but the focus of more than 25 experts from 11 countries whose converged dignity to mark World Bamboo Days on Friday was in the nutraceutical bamboo suit। तो पिछले शुक्रवार को विश्व बम्बू दिवस मनाया गया, जिसके अंतर्गत 25 देशों के लगभग 11 देशों के 25 एक्सपर्ट ने इसकी सभी एस्पेक्ट को बताया है, इसके यूज को बताया। इसमें आप पढ़ सकते हैं जो भी इसके द प्रोटीन्स कैन बी कंटेंट इन फ्रेश बैम्बू सूट्स कंसिडर एज न्यूट्रास्यूटिकल कैन बी रेंज बिटवीन 1.49 से 4.04%। इसमें न्यूट्रास्यूटिकल जो है प्रोटीन रेंज है। दे आल्सो कंटेन एमिनो एसिड। इसमें जो एमिनो एसिड कंटेंट होता है जिसमें 8 जो होते हैं बहुत ही ह्यूमन बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये बेसिकली कुछ प्रमुख आर्टिकल बैम्बू संबंधित आए हुए हैं, जो कि कोविड-19 के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी साबित हो सकती है। बात करें इसकी जो ग्लोबल मार्केट की, तो द प्रेजेंस ग्लोबल मार्केट ऑफ बैम्बू सूट्स इज़ अराउंड टू 1700 लगभग $1700 मिलियन का, जो $1 मिलियन का इसका जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट भी है। और 3 मिलियन टन ऑफ बैम्बू सूट्स आर कंज्यूम्ड अक्रॉस द अर्थ एनुअली। और लगभग 3 मिलियन टन जो बैम्बू है इसका पूरे देश के अंतर्गत में इसका मतलब कि यूज भी होता है, कंज्यूम भी होता है, खर्च भी होता है। तो ये बेसिकली सभी एस्पेक्ट को आप रीड कर सकते हैं, साथ से तैयार भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें कहा गया कि वैभव टू बी हेल्ड ऑनलाइन फ्रॉम 2 अक्टूबर। वैभव जो समिट है वो लगभग 2 अक्टूबर को होने वाली, जिसमें कहा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस
साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। तो DRDO डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच जो है ऑर्गेनाइजेशन के बीच ऑर्गेनाइज अ मंथ लॉन्ग सेशन ऑफ वेबिनार्स एंड ऑनलाइन डिस्कशन इन्वॉल्विंग नॉन रेजिडेंट इंडियंस, यानी NRI जो साइंटिस्ट हैं उनको लेकर जो DRDO और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लगभग 1 महीने का एक लंबा सेशन डिस्कशन के लिए बेसिकली कंडक्ट किया हुआ है। तो ये बेसिकली उस कंडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वैभव समिति। द इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन October 2। तो ये लगभग 2 अक्टूबर को इनऑर्गेनाइज किया, इसका उद्घाटन किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा। वैभव स्कीम के फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिति इसका नाम है। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक जो समिति है इसी को हम लोग वैभव समिति कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख एस्पेक्ट क्या हैं, इसमें कुछ बातें की जाएगी जिसमें इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू हेल्प डेवलप कंप्रिहेंसिव रोड मैप टू लेवरेज द एक्सपर्टीज एंड नॉलेज फॉर ग्लोबल इंडियन रिसर्चर्स फॉर सॉल्विंग इमर्जिंग चैलेंजिंग बाई। तो कुछ प्रमुख चैलेंजों से, कुछ प्रमुख सिस्टमों से निपटने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें अपने देश के साइंटिस्ट तथा जो NRI साइंटिस्ट हैं उन दोनों के बीच जो समिट 2 अक्टूबर को इसका इनाग्रेशन किया जाएगा बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। तो देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को। राइट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन अफगान पीस टॉक। तो अफगान पीस टॉक की आप सभी को 100% में डिस्कशन करना है और इसके सभी एस्पेक्ट को लिखने का प्रयास करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।